तो आपने एक एरो इधर बनाया था, दूसरा एरो इधर बनाया था। ये दूसरा एरो क्यों बनाया था? दूसरा एरो इसलिए बनाया था कि जैसे आप ये समझिए कि हम लोग जब भी इस सारी चीज की बात कर रहे हैं, सूचना की, तो एक तो सीधी सीधी बात है कि बाह्य उपयोगकर्ता में कौन आ जाते हैं? बैंक्स भी आ जाते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है ना, जो कंपनियों का पंजीकरण करने वाली संस्था है वो आ जाती है। फिर अगर आपकी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है तो सेबी भी आ जाती है। तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो आपसे जानकारी मांग सकती हैं, और ऐसे ही आंतरिक उपयोगकर्ता भी है। तो इतने सारे जब उपयोग करता है ना, तो उनके लिए जानकारी अलग अलग तरह की चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? अलग अलग तरह की जानकारी चाहिए होती है। तो अलग अलग जानकारी आप क्या कर दोगे? फिर अपने विषय में कुछ छोटे छोटे उपविषय बना दोगे, जिसको क्या बोल देते हैं हम लोग कि एक बड़ा सब्जेक्ट है, फिर आप उसमें अलग अलग ब्रांचेस बना दोगे। क्या बना दोगे? उसकी शाखाएं बन जाएंगी। तो ऐसे ही यहां पर भी कुछ क्या बन रही होती है? शाखाएं बन रही होती है। तो उन शाखाओं को हम लोग सूचना को क्यों शाखा बना दे रहे हैं? क्योंकि इतने सारी अलग अलग तरह से उस सूचना की आवश्यकता है। तो तीन शाखाएं हम लोग बोलते हैं इसकी। ठीक है, क्या बोलते हैं? 3 शाखाएं। समझ रहे हैं आप? सबसे पहला होता है हमारा वित्तीय लेखांकन। क्या होता है? वित्तीय लेखांकन। समझिए। दूसरा क्या होता है? लागत। ठीक है, लागत लेखांकन। और तीसरा जो है ना, वो प्रबंधन के लिए होता है, प्रबंधन लेखांकन, मैनेजमेंट। ठीक है ना? तो देखिए, इसी को प्रबंधन लेखांकन नहीं, इसको बोलते हैं प्रबंध लेखांकन, है ना, प्रबंधन से संबंधित होता है। अब वित्तीय लेखांकन में क्या होता है? वित्तीय लेखांकन में हम लोग ये करते हैं कि कोई भी, देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए ये है। क्यों है? क्योंकि आप कक्षा 11 में रहेंगे और कक्षा 12 में रहेंगे, दोनों ही कक्षाओं में यही आप पढ़ेंगे। हम लोग अभी इसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट, लागत लेखांकन, और ये होता है प्रबंध लेखांकन। ये हम लोग अभी पढ़ेंगे ही नहीं, जब हम लोग आप उच्च शिक्षा में जाएंगे तब पढ़ेंगे। तो ये हम इसका संक्षेप में हम लोग बात कर लेंगे कि होता क्या है, लेकिन अभी अपने को ये नहीं पढ़ना है। वित्तीय लेखांकन में क्या होता है? वित्तीय लेखांकन में सबसे पहली बात तो होती है कि जो भी ये वित्तीय लेन देन हो रहा है किसी भी व्यावसायिक संगठन के, उन सारे लेन देनों को क्या कर देना? लिख लेना है सही से, व्यवस्थित तरीके से। तो ये इसका पहला हिस्सा हो जाता है। ठीक। दूसरा हिस्सा इसका क्या होता है? दूसरा हिस्सा ये होता है कि भाई लाभ हो रहा है और हानि हो रही है कि नहीं हो रही है, मतलब लाभ और हानि कैसी स्थिति है किसी भी संगठन की, आपको वो पता होना चाहिए। तो लाभ और हानि की बात हो गई, और साथ में क्या हो गई कि वित्तीय सुदृढ़ता कैसी हो सकता है कि किसी समय पर मुझे काफी नुकसान हुआ हो, जैसे इकोनॉमिक स्लोडाउन होता है ना। देखिए, जब कभी कोई इकोनॉमिक स्लोडाउन आता है, अर्थव्यवस्था में गति धीमी हो रही होती है, अभी जैसे कोरोना वायरस की वजह से काफी दिन लॉकडाउन रहा, तो बहुत सारी ऐसी बैंक्स हैं, बहुत सारे ऐसे व्यापार है जिसमें उस तिमाही में नुकसान हो जाता है। क्या हो जाता है? तिमाही में नुकसान हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं होता है कि वो कंपनी बंद हो जाएगी। क्यों? जैसे टाटा मोटर्स है, बहुत दिन से उसमें काफी समय से नुकसान चलता रहा, लेकिन कुछ कंपनी इतनी बड़ी होती है कि उनके पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है कि उनको एक तिमाही क्या 4 या 5 तिमाही में भी नुकसान होता रहता है, उसके बाद भी वो वापस रिकवर करके अच्छा काम कर जाती है। तो वित्तीय सुदृढ़ता जो है ना, वो निश्चित रूप से लाभ और हानि से संबंधित है। अगर आपको हानि हमेशा ही होती चली जाएगी तो वित्तीय सुदृढ़ता खराब हो जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, अलग अलग तरह के कारण होते हैं जिसकी वजह से कभी कभी हम उसको हानि दिखा लेते हैं। अकाउंटिंग में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, आप जैसे सीखते आएंगे वैसे समझेंगे। तो वित्तीय सुदृढ़ता सीधे तौर पर इससे संबंधित है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हानि हो गई तो हमारी सुदृढ़ता खराब हो गई। तो ये जो पूरी बात है, और जो भी इस तरह की सूचना के उपयोग करता है उन तक हमें ये सब पहुंचाना है वित्तीय लेखांकन में, कि कंपनी में माली हालत कैसी है। आप सीधे सीधे शब्दों में समझिए, है ना। जो भी हमें इसके अकाउंट्स बनाने हैं, बही बनाने हैं, सारी चीजों हम लोग यही कर रहे होते हैं, पैसे को देख रहे होते हैं। किसको देख रहे होते हैं? पैसे। अब इसमें 2-3 खासियत हो जाती है। पहली क्या हो जाती है कि ये इतिहास, पास्ट की बात करती है, भूतकाल की बात करती है कि क्या क्या हुआ। समझ रहे हैं? ये नहीं बताएगा कि क्या होगा, ये किसकी बात करेगी? भूतकाल की बात करेगी कि ये हो चुका है, वित्तीय लेखांकन। और दूसरी बात ये क्या करेगी? दूसरा जो कुछ भी बात करेगी वो मौद्रिक होगी। किसमें होगी? मौद्रिक। समझे? मौद्रिक का मतलब हम लोग ने बात की थी कि पैसे के टर्म्स में ही हम लोग तुलना करते हैं, हर चीज को पैसे के टर्म्स में नाप लिया और फिर हमने उसको लिखा। तो मौद्रिक का मतलब होगा कि मॉनेटरी टर्म्स में, यानी कि आप उसको नाप पा रहे हो, पैसों में लिख पा रहे हो। तो ये इसकी खासियत होगी किसकी? वित्तीय लेखांकन की, और हमारे लिए यही महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो लागत लेखांकन क्या होता है? ये जब आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तब पढ़ेंगे इन दोनों को। लागत लेखांकन में क्या होता है? मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक, कोई भी सीमेंट कंपनी। कौन सी कंपनी है? सीमेंट। ठीक है। अब सीमेंट कंपनी में क्या क्या खर्चे आते हैं बताइए? सीमेंट कंपनी में बहुत सारे तरह के खर्चे हैं। पहले तो आपको अलग अलग तरह का कच्चा माल चाहिए, है ना, रॉ मटेरियल। अब जिन्होंने केमिस्ट्री ठीक से पढ़ी है उनको पता होगा कि सीमेंट बनाने में क्या क्या लगता है। ठीक है। तो कक्षा 10 में केमिस्ट्री सही से पढ़ी है,
नहीं पड़ी, चलिए कोई बात नहीं। तो बहुत सारे तरह का हमें कोई रॉ मटेरियल चाहिए होता है, बहुत सारे केमिकल्स हैं जो चाहिए। उसके बाद से हमें उसको बनाने के लिए क्या बनाना पड़ा, एक बहुत बड़ा सीमेंट बनाने का प्लांट बनाना पड़ा। फिर हमें अलग अलग तरह के लोगों को हायर करना पड़ा, है ना। फिर हो सकता है कि हमारी कंपनी में कुछ लोग ऐसे हैं, HR भी टीम होती है, ह्यूमन रिसोर्स की, मानव संसाधन को देखने वाले। फिर एक कोई रिसेप्शन पे भी हमने बैठा रखा है। तो हम बना तो सिर्फ सीमेंट रहे हैं, आप समझ रहे हैं, बन तो खाली सीमेंट रहा है, लेकिन खर्चे तो 50 तरह के हो रहे हैं, 50 तरह के, 1000 तरह के, 50 भी कम है वैसे, 1000 तरह के खर्चे हो रहे हैं एक ही कंपनी में। और बन क्या रहा है, खाली सीमेंट, और सीमेंट ही आपका बेचा जा रहा है, समझ रहे हैं। तो हमें यह समझना होता है कि यार जो सारे खर्चे हो रहे हैं ना, हम हर सीमेंट की बोरी, एक बोरी की कीमत कितनी रखी जाए, आप समझ रहे हैं। इसमें आपको सारे खर्चे जोड़ने पड़ेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई एक प्लांट आपने बनाया और मान लीजिए वो प्लांट आपका 100 करोड़ रुपए का बना, कितने का, 100 करोड़ का। तो आप ऐसा तो करोगे नहीं कि 100 करोड़ से एक बोरी तो निकल नहीं रही है, बहुत सारी बोरियां निकलेंगी। तो कुछ बहुत सारी बोरी ऐसी है जो भविष्य में निकलेंगी, बहुत सारे सीमेंट का उत्पादन बहुत बाद में होगा प्लांट बनने के बाद। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि हर एक इकाई में कितना लागत आ रही है, समझ रहे हैं आप। तो कॉस्टिंग क्या होती है, बहुत जरूरी होती है। जो इस तरह की, और सिर्फ वस्तुओं की बात नहीं है, सीमेंट तो एक टैंजिबल चीज है, कोई सेवा का उत्पादन हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई भी सेवा, बैंकिंग है ना। अब बैंकिंग में क्या हो रहा है कि बैंक चल रही है तो कितने लोगों को आप नौकरी दे रहे हो, बैंक की जो बिल्डिंग है उसमें भी आपको क्या करना पड़ रहा है, किराए पर ले रखा है, फिर उसमें बिजली का खर्चा है, उसकी सुरक्षा का खर्चा है, फिर आपको बहुत सारे एटीएम्स मेंटेन करने हैं, एटीएम में कोई मशीन खराब हो गई, कभी कंप्यूटर खराब हो गया, कभी बैंक में कोई पंखा खराब हो गया, 50 तरह के खर्चे आ गए वहां पर भी। तो जो भी खर्चे आ रहे हैं और आप जो सेवा दे पा रहे हैं, तो अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आप जो चीज बना रहे हो वो कितने रुपए में बन पा रही है, समझ रहे हैं ना, तो उसकी लागत क्या रखी जाए। अब पता चला आपका सीमेंट बन रहा है 300 रुपए का और आपने लागत रख दी 250 रुपए, तब तो आपको नुकसान हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि आपने एस्टिमेट ही गलत कर दिया। तो लागत में क्या होता है ना, जब हम लोग लागत लेखांकन की बात करते हैं तो सबसे पहले समझ लीजिए कि वस्तु और सेवाएं जो भी हमारा व्यवसायिक संगठन बना रहा है उनमें कितनी लागत आ रही है वो समझना, और उसके बाद से वो आपको समझ में आ जाता है तो आपको प्राइसिंग में मदद मिलती है। किसमें मदद मिलती है, प्राइसिंग में। प्राइसिंग का मतलब कि उसकी कीमत कितनी रखी जाए, ठीक है। अब कीमत कितनी रखी जाए, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लागत देकर के डिसाइड कर लेते हो, उसमें बहुत सारे अलग इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं, जैसे कि बाकी कंपनीज कितने का सामान बेच रही हैं, है ना। तो बहुत सारी, आपको कंपटीशन में बड़ा मार्केट शेयर रहना है तो आप शुरू में हाथ में काफी चीजें सस्ती दे रहे होते हो, तो ये सारी चीजें चल रही होती हैं। जैसे अब जियो आया था तो जियो ने पहले तो सारे लोगों को डेटा फ्री दिया बहुत दिन तक, एयरटेल, वोडाफोन, इस तरह के बहुत बड़े बड़े आइडिया, काफी बड़ा मार्केट शेयर इनके पास था, जियो के पास तो कुछ नहीं था। तो जियो ने बहुत दिन तक लोगों को सस्ता दिया, फ्री में दिया पहले, कि हमारा आप प्रोडक्ट लेना स्टार्ट तो करो, तो जो आपको डेटा दे रहे थे वो फ्री में दे रहे थे। तो इस तरह से लागत कुछ तो आ ही रही होगी उनको, फ्री में तो नहीं देने का था, लेकिन उन्होंने क्यों दिया, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी अलग थी। तो ऐसा नहीं कि आपने लागत निकाल ली उसी से आप कीमत निर्धारित करोगे, कीमत निर्धारित करने में बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से लागत से आपको आइडिया लगता है, आज नहीं तो कल वो आपको निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया क्या, लागत, है ना। लागत में भी मुख्य रूप से जो भूतकाल में हमारे साथ काम हुआ है वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं, तो यहां पर भी वो चीज आ जाती है थोड़ी। और यहां पर भी मौद्रिक नेचर ही होता है। मौद्रिक नेचर का मतलब क्या होता है, मॉनेटरी नेचर होता है। सारी चीजों को हम लोग पैसों के रूप में देख रहे होते हैं कि कोई हमारा एक एम्प्लॉय है, कोई हमारे यहाँ काम करने वाला इंसान है, तो उसको कितना खर्चा आ रहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं प्रबंध लेखांकन पर। ये सबसे ज्यादा, एक तरह से आप समझिए कि जो लोग अकाउंटिंग में सबसे ज्यादा धीरे धीरे एक्सपर्ट होते चले जाते हैं ना, उनको ये काम दिया जाता है। क्यों दिया जाता है उनको ये काम, क्योंकि सबसे पहले तो आप ये समझिए कि प्रबंध लेखांकन का जो सोर्स है ना, स्रोत है, कि आप प्रबंध लेखांकन के लिए जानकारी दे पाए, वो कहां से लेकर के आ रहे होते हैं, वो इन्हीं दोनों से लेकर के आ रहे होते हैं, वित्तीय लेखांकन से और लागत लेखांकन से। अलग से आपको जानकारी मुख्य रूप से नहीं मिल रही होती है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट सोर्स है, स्रोत है किसके लिए, प्रबंध लेखांकन के लिए, वो आपको वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन इन्हीं दोनों से मिलता है। तो आपको अगर ये दोनों नहीं आता होगा तो आप इसमें कैसे काम कर पाओगे, समझ में आ गई। अब इसमें करते क्या है प्रबंध लेखांकन में, देखिए हो क्या रहा है ना, एक बात बहुत महत्वपूर्ण समझिए। अफ्रीका में बहुत सारे देश हैं, है ना, बहुत सारे देश, 50 से ज्यादा देश हैं। और अफ्रीका में, अफ्रीका को इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि अफ्रीका काफी बड़ा सब कॉन्टिनेंट है, लेकिन मतलब महाद्वीप है, सब कॉन्टिनेंट सॉरी कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है, लेकिन बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं काफी कमजोर है। बहुत बड़े देश है, लोग बहुत सारे रह रहे हैं, लेकिन जो उनकी आर्थिक तंत्र है उसका साइज बहुत बड़ा नहीं है। तो अफ्रीका के बहुत सारे देशों से ज्यादा बहुत बड़ी कंपनीज हो गई हैं, किसमें, पैसे के मामले में, रुपए के मामले में। दुनिया में बहुत सारी ऐसे कंपनीज हैं
जो अफ्रीका के पूरे देश की जितनी जीडीपी है, एक देश पूरा मिलकर के जितने पैसे कमा पा रहा है उससे ज्यादा पैसे एक कंपनी कमा ले रही है। समझ रहे हैं आप? तो हुआ क्या है कि कंपनीज इतनी पावरफुल हो गई हैं, कॉर्पोरेट इतना ताकतवर हो गया है, और इतना ताकतवर कॉर्पोरेट हो गया है, जैसे अब इंडिया में टाटा है, तो टाटा एक देश में थोड़ी काम करता है। टाटा की मालूम है वो जो टाटा मैजिक छोटा हाथी बोला करते हैं हम लोग उसे, वो अफ्रीका में बहुत अच्छे से बिकी है, अफ्रीका में ही टाटा की बसेस बहुत अच्छे से बिकी। ऐसे ही एयरटेल है इंडिया का, तो भारतीय एयरटेल अफ्रीका में उनका काफी अच्छा नेटवर्क है। तो बहुत सारी जो बड़ी कंपनीज होती है ना, वो बहुत सारे देशों में बिजनेस कर रही होती है। क्या कर रही होती है? बहुत सारे देशों में बिजनेस। तो जब इतना बड़े स्तर पर कोई व्यवसाय काम कर रहा है, कोई व्यावसायिक संगठन काम कर रहा है, तो उस व्यावसायिक संगठन में क्या हो जाता है ना कि प्रबंधन बहुत बड़ा काम हो जाता है। जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बड़ा कठिन हो जाता है। समझ रहे हैं आप? अब जैसे गूगल है, तो सुंदर पिचई साहब उसके सीईओ हैं, एक इंडियन है, आईटी खड़गपुर से पढ़े, तो उसके बाद से अमेरिका चले गए। तो उनको, अब गूगल तो इंडिया में भी चलता है, आप लोग यूट्यूब पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब भी गूगल का प्रोडक्ट है। तो ऐसे बहुत सारी, जब इतना बड़ा आपकी कंपनी हो जाती है तो उसका प्रबंधन क्या हो जाता है? बहुत कठिन हो जाता है। तो अब उस प्रबंधन को अच्छे से किया जा सके, कंपनी के प्रबंधन को, उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें अलग से उनको जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो देनी होती है, उनको जो सूचना है वो देनी होती है। बात घूम फिर करके सूचना पे आ जाती है कि वो अच्छा निर्णय ले पाए। तो इसमें क्या होता है? इसमें सब कुछ सीधे सीधे भूतकाल पर ही निर्भर नहीं करता है। निश्चित रूप से भूतकाल पर निर्भर रहेगा कि हमने ऐसा किया तो हमें इतना फायदा हुआ, लेकिन साथ में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इसमें भविष्य की बात भी करते हैं। भविष्य की बात कैसे करते हैं? कि सेल्स को प्रेडिक्ट करते हैं। सेल्स को प्रेडिक्ट करने का मतलब क्या है? कि कितना हम लोग सामान बेच पाएंगे, या हमारी सर्विसेज की कितनी डिमांड रहेगी, हमें किस तरह के ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, हमें किस तरह के श्रमिकों की जरूरत है, हमें किस तरह के मशीन की जरूरत है, हमें कौन से नए मार्केट में घुसना चाहिए, है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भविष्य से रिलेटेड आ रही होती है, समझ रहे हैं। और साथ में सीधे सीधे पैसे को देख करके भी, जैसे अभी तक क्या हो रहा था, इसका भी मौद्रिक नेचर था, ये भी भूतकाल की बात करता था, ये भी मुख्य रूप से भूतकाल की बात करता था। और कीमत में भी हम लोग, जो लागत लेखांकन है उसमें भी हम लोग मौद्रिक नेचर की बात होती थी। यहां पर दायरा और बड़ा हो जाता है। तो मौद्रिक को छोड़ करके बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे कि हमारा इन्वायरमेंट है, तो हम लोग की कंपनी से वातावरण को कितना नुकसान हो रहा है उसकी लागत निकालना, हमारी जो कंपनी है उससे आसपास का जो पूरा समाज है, मानव समाज है, उसको क्या नुकसान हो रहा है क्या, या उसको फायदा हो रहा है, तो उसको कैलकुलेट कर पाना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो, अब समझिए, लेखांकन पे हम लोगों ने पढ़ने के टाइम पर ही बात की थी कि हम लोग सिर्फ पैसे को मेनली देख रहे होते हैं, मुख्य रूप से उसको देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे हो क्या रहा है, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, समझ रहे हो यार। दुनिया के बदलने के साथ ही अकाउंटेंट का काम भी बदल रहा है। तो हम लोग सोशल कॉस्ट देखना स्टार्ट कर चुके हैं कि सामाजिक रूप से क्या लागत आई है किसी कंपनी की। मान लीजिए कोई सीमेंट कंपनी थी, वो सब कुछ बना रही है, उसने देखा रॉ मटेरियल इतने का मिला, ये सारे संसाधन इतने के हो गए, लेकिन प्रदूषण भी तो हो रहा है, समझ रहे हैं। तो एक, उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव एक्सटर्नैलिटी। अब निगेटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या होता है कि सीमेंट बनाने वाली कंपनी को सामान खरीद लिया, उसने सीमेंट की लागत निकाल ली, उसने थोड़े फायदे पर बेच दिया, तो उसको फायदा हो रहा है। लेकिन आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको नुकसान भी तो हो रहा है, वातावरण को भी तो नुकसान हो रहा है। तो उसका भी हमें कुछ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वातावरण को जो सफाई करने में भी तो खर्चा आएगा सरकार को। तो अब ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दायरे बढ़ते चले जा रहे हैं, और इस वजह से आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आप अकाउंटिंग सब्जेक्ट को, कि कितना ज्यादा महत्व बढ़ता जा रहा है, तो जो लोग आज अकाउंटिंग को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा एक स्कोप है। इंडिया में बहुत सारी सर्विसेज हैं। हमारे एक अधिकारी थे विनोद राय जी, जिनको 2G स्पेक्ट्रम और इसमें दूसरा जो घोटाला होता है ना, कोल स्कैम, इसको इन्होंने रिवील करने की बात की थी। हालांकि उसमें कई लोग ये भी बोला करते थे कि क्योंकि एस्टिमेशन बेस्ड बहुत कुछ था और इसलिए बहुत सारे लोग कोर्ट से बरी भी हो गए। लेकिन इन्होंने भी क्या किया था, ये थे हमारे, कौन थे, कैग थे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ऑडिटर वाला भी जो काम होता है उसके लिए भी आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए, समझ रहे हैं। और ऐसे ही दुनिया भर के बहुत सारे संस्थान हैं। हमारे यहाँ इंडिया में ही जो आईएएस का एग्जाम होता है, हालांकि वो आईएएस का नहीं होता, वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है। इसमें भी क्या होता है ना, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती है जो अकाउंटिंग की सर्विसेज होती है, आप समझ रहे हैं। जैसे एक कैंट है, तो कैंट में नॉर्मली जो छोटे छोटे कैंट्स रहते हैं, छोटे छोटे नहीं, मतलब जो कैंट है उसमें सबसे बड़ा अधिकारी ब्रिगेडियर होते हैं, और ब्रिगेडियर के साथ ही एक अकाउंटेंट होते हैं बहुत बड़े, और वो भी हमारे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से जो सिलेक्शन होता है उससे लोग जा रहे होते हैं। और इसी से बहुत सारे लोग, आप समझिए कि दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं जैसे यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र है, तो आप वहां पर भी जाकर के अकाउंटेंट बन सकते हैं। ऐसे ही वर्ल्ड बैंक है, उसमें भी अकाउंटेंट्स की जरूरत है। तो अगर आप अकाउंटिंग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, तो पूरी दुनिया आपके लिए खुली हुई है। क्यों?
क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो यूनिवर्सल है। अब यूनिवर्सल यहाँ पर ब्रह्मांड मत मान लेना, जैसे फिजिक्स से तुलना मत कर लेना, लेकिन कैसा है कि पूरी दुनिया में चलता है। तो अकाउंटिंग एक लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह पर अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं। तो आप छोटा सा कोर्स करेंगे बेसिक्स क्लियर होने के बाद से, तो आप वहां पर भी आ सकते हो। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था कि ये हुआ क्यों, वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन और प्रबंध लेखांकन अलग अलग ब्रांचेस में तोड़ा इसलिए क्या, क्योंकि अलग अलग उपयोगकर्ताओं को अलग अलग तरह की आवश्यकता थी। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब हम लोग अगले वीडियो में ये बात करेंगे कि लेखांकन के उद्देश्य क्या क्या है, इसके फायदे क्या क्या हैं, और लेखांकन में कुछ कमियां तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लेखांकन की कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या है लिमिटेशंस, तो वो सारी चीजें क्या हम उसकी बात करेंगे। अब एक मुझे पॉइंट याद आ गया तो मैं बता दे रहा हूं, तुलनीयता की हमने बात की थी ना, किसकी, तुलनीयता की। तुलनीयता का मतलब क्या था कि आप तुलना कर पाओ कि यहाँ पे कैसा काम, इस कंपनी में कैसा काम चल रहा है और ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो उसके लिए हमारे पास जो सूचना है वो तुलनीयता करने लायक होनी चाहिए। अब इसमें एक उदाहरण ये है कि अमेरिका है ना, अमेरिका को तो सब जानते हैं। अब अमेरिका में बहुत सारी ऐसी इकाइयां हैं, फिजिकल यूनिट्स, मतलब भौतिक विज्ञान में जो लोग यूज करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं किलोग्राम, क्या बोलते हैं किलोग्राम, ठीक, और वो लोग क्या बोलते हैं, अभी उनके यहाँ पाउंड चलता है, ठीक है, समझ वो पाउंड में गिन रहा होता है, 450 ग्राम के आसपास का समझ लीजिए, है ना। ऐसे ही दूसरा क्या होता है, माइल्स, वो माइल बोलते हैं, लगभग लगभग 1.6 किलोमीटर के आसपास होता है, ठीक है, 602 ऐसा कुछ होता है लगभग, और हम लोग किलोमीटर बोलते हैं। तो देखिए हम लोग किलोमीटर है, फिर मीटर है ना, तो ऐसा होता है ना कि किलो है, फिर हेक्टो है, फिर डेका है, फिर मीटर है, तो 10-10 के गुणे में है। तो ये होता है मेट्रिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम होता है, मेट्रिक सिस्टम। इसको फ्रांस में स्टार्ट किया गया था, SI कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं बता क्यों ना, अभी समझ में आ जाएगा, इसमें घबराना बिल्कुल नहीं। अब हुआ क्या था कि हम लोगों तो SI यूज करने लगे, पूरी दुनिया SI सिस्टम यूज कर रही है, लेकिन अमेरिका में ये सिस्टम यूज होता है। तो अमेरिका में जब कोई आप सोचे तो वो लोग ऐसे बात करते हैं कि हाँ ये यहां से दूसरी जगह 200 माइल्स दूर है। अब आप उनको बोलोगे 320 किलोमीटर दूर है, तो उनको सोचने में टाइम लग जाता है। अब पूरी दुनिया तो अलग सिस्टम चला रही है, वो लोग अपना अलग सिस्टम चला रहे हैं। तो वहां पर क्या हो जाता है कि जो आम आदमी है ना, आम नागरिक, उसको कई बार चीजें समझ में नहीं आ रही होती है। क्यों, क्योंकि अमेरिका एक बहुत ही ज्यादा ओपन इकोनॉमी हो चुका है, खुली अर्थव्यवस्था है। अब खुली अर्थव्यवस्था की वजह से बहुत सारा लेन देन बाहर से हो रहा होता है। तो अमेरिकन इकोनॉमी पर एक पेपर आया था थोड़े दिन पहले ही, मैंने पढ़ा था, इसलिए मुझे याद आ गया। वो आर्टिकल ही बता रहा था कि अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान होता है हर साल, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो लोग इस तरह का सिस्टम अभी भी चला रहे हैं। वो पाउंड से बात कर रहे हैं, ऑन्स में बात कर रहे हैं, माइल्स की बात कर रहे हैं। तो उन्हें इन सारी चीजों को कन्वर्ट करने में काफी क्या हो जाता है, कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, क्योंकि पूरी दुनिया तो अलग से काम चल रही है। तो यहां पर तुलना वो कर पा रहे हैं, बदल पा रहे हैं, लेकिन वो सोचिए इतनी छोटी सी चीज, आप सोचेंगे अरे इसमें कैसे खर्चा आ जाएगा, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स वैसे काम करने पड़ते हैं। वहां पर कैलकुलेशंस गलत कभी कभी हो जाती है। एक आम आदमी है वो कभी कभी गड़बड़ कर जाता है। क्यों, उसको यूरोप में सामान भेजना है, वहां पे तो मेट्रिक सिस्टम चल रहा है, इंडिया में भेजना है, वहां पर मेट्रिक सिस्टम चल रहा है। तो अगर आप तुलनीयता में एकदम एक जैसा काम करोगे ना, तो बहुत सारी कॉस्ट सेविंग हो जाती है। क्या हो जाती है, कॉस्ट सेविंग हो जाती है, और आप आराम से तुलना कर पा रहे होते हो। तो तुलनीयता बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम लोगों ने बात कर ली। अगले वीडियो में हम लोग उद्देश्य की, लाभ की, क्या क्या फायदे हैं और कौन कौन सी सीमाएं हैं किसकी, लेखांकन की, उसकी बात करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके। कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा। हम लोग इस वीडियो के नोट्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।